तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं सिलेबस की। ओके, वेव ऑप्टिक्स का अगर हम सिलेबस देखते हैं, अगर हम वेव ऑप्टिक्स का सिलेबस देखें तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स का सिलेबस देख सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं वेव फ्रंट क्या चीज़ होती है, हाइगन वेव फ्रंट थ्योरी क्या होती है। ओके, और हाइगन वेव फ्रंट थ्योरी की हेल्प से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे समझ सकते हैं। ओके, तो इस पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट हमको याद होना चाहिए। हाइगन वेव फ्रंट थ्योरी क्या होती है वो पता होना चाहिए। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेव ऑप्टिक्स में है, जो कि है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को हमको समझना होते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। ओके, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से हमको समझना पड़ते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल, मैक्सिमम जो वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल आने वाले हैं वो इंटरफेरेंस से आने वाले हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आने वाले हैं। तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। हमको एक्सप्रेशन देखना है फ्रिंज विड्थ का। ओके, हमको कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं उसके बारे में समझना है, और सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या चीज़ होती है वो भी हमको देखना है इस चैप्टर में। डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमको देखना है, डिफ्रैक्शन यूजिंग सिंगल स्लिट, और सेंट्रल जो मैक्सिमा होता है उसका विड्थ क्या है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है वो हमको समझना है, प्लेन पोलराइजेशन लाइट क्या होती है, ब्रूस्टर एंगल क्या होता है। ओके, और इनके यूज़ क्या क्या है वो हमको देखना है। ओके, तो यहाँ हम पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं स्पेशली, और इसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखना है। हमको यहाँ पर देखना है प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। ओके, और हम किस तरीके से पोलराइज लाइट बना सकते हैं। ओके, जो अनपोलराइज लाइट होती है उसको कैसे पोलराइज कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसमें उससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ब्रूस्टर एंगल क्या है, जैसे कि लॉ ऑफ मेलस क्या है, पोलराइड्स क्या होते हैं, और उनके क्या क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें हमको वन बाय वन देखना पड़ेगी। सबसे पहले हम वेव के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वेव का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमारे पास में दो टाइप की वेव्स होती है, ट्रांसवर्सल वेव होती है और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होती है। अगर हम ट्रांसवर्सल वेव की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो पार्टिकल का मोमेंट है वो प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जो डायरेक्शन का वेव के मोशन का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल मूव्स करते हैं, जैसे कि रिपल इन वाटर वेव व्हेन स्टोन थ्रो। ओके, यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें, जैसे अगर हम वेव ड्रॉ करते हैं, ओके, तो यहाँ पर ये प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, एंड द वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर, जो वाइब्रेशन होंगे, पार्टिकल का जो मोशन होगा या जो भी पैरामीटर मूव करेगा वो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर मूव करेगा, और इसमें वेव का स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसे प्लॉट करें, जैसे कि ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन का, तो प्लॉट करें तो कहीं मैक्सिमा मिलता है, कहीं मिनिमा मिलता है, फिर मैक्सिमा मिलता है, तो इसे हम क्रेस्ट कहेंगे और इसे ट्रफ कहेंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रांसवर्सल वेव क्या चीज़ होती है वो हमने यहाँ पर समझा। सेकंड कैटेगरी हमारे पास में होता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या होती है, ठीक है। इसमें पार्टिकल जो है वो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे साउंड जो है, जैसे ये डायरेक्शन है प्रोपोगेशन की, तो इसी डायरेक्शन में पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। ओके, जैसे कि साउंड वेव में जो वाइब्रेशन होता है वो प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में ही होता है। दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ओके, जैसे एग्जांपल हमारे पास में है, साउंड वेव जो है वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है। अच्छा, यहाँ पर जो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल ट्रांसवर्सल वेव के लिए ही पॉसिबल है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं। पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि ट्रांसवर्सल वेव होती है, उन वेव्स में पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, वो हमको समझना है। इसलिए पहले हम समझ रहे हैं कि ट्रांसवर्सल वेव क्या होती है और लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या होती है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव में पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट ट्रांसवर्सल वेव में होता है। अगर हमने ट्रांसवर्सल वेव की बात करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उसको हम एग्जाम्पल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ईएम वेव हम यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, ईएम वेव जो होती है वो ट्रांसवर्सल वेव होती है। ये सारे डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान से समझना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्सल वेव होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोपगेशन होता है, जो डायरेक्शन होता है, जैसे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है ना, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन।
प्रोपोगेशन भी हम लिख सकते हैं और डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन कैसा होता है? परपेंडिकुलर। इसलिए इसको ट्रांसवर्सल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसके परपेंडिकुलर होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोपोगेशन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमें अच्छे से समझ लेना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन, है ना। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझना है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव हमने समझे, अब हम बात करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोलराइज्ड वेव। ठीक है, पोलराइजेशन का क्या मतलब है, पोलराइज्ड वेव क्या होती है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, उसका टिप एक पर्टिकुलर पाथ पर अगर मूव करता है तो ऐसी वेव को हम कहेंगे पोलराइज्ड वेव। उसे हम क्या कहेंगे? पोलराइज्ड वेव। ओके, वापस ध्यान से सुनिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टिप है, जैसे कि हमने ये प्रोपोगेशन का डायरेक्शन लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का टिप जो है मान लेते हैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। ओके, एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड वेव। क्या कहेंगे? प्लेन पोलराइज्ड वेव। ओके, तो यहाँ पर पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में हमको आता है कि अगर टिप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मूव ऑन अ पर्टिकुलर पाथ, ऐसा नहीं कि प्लेन पोलराइज्ड वेव होती है, ठीक है, सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव भी होती है, इलेप्टिकली पोलराइज्ड वेव भी होती है, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड वेव में वो एक प्लेन में मूव करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर प्लेन में ही होगी, उसके जो टिप है, उसका जो वेक्टर है, एक पर्टिकुलर प्लेन में ही ऑसिलेट करेगा। ऐसी वेव को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड वेव। ओके, तो अगर हम पोलराइजेशन को डिफाइन करें तो पोलराइज्ड वेव क्या होगी? पोलराइज्ड वेव ऐसी वेव होगी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर पाथ पर मूव करेगा। ओके, यहाँ पर ऑसिलेट ऑन पर्टिकुलर पाथ, ये वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान से समझना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का टिप जो है वो एक पर्टिकुलर पाथ पर मूव करें तो उसे हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड वेव। सेकंड, अगर हम अनपोलराइज्ड वेव की बात करें कि अनपोलराइज्ड वेव क्या चीज है, when the tip of electric field vector oscillate randomly in all direction, randomly in all direction, this type of wave is called unpolarized wave, है ना। जैसे ये प्रोपोगेशन है ना, ये है प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है ये, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टिप है वो रैंडमली हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे रैंडमली हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे अनपोलराइज्ड वेव। जब वो आगे प्रोपोगेट कर रहा है तो रैंडमली हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे अनपोलराइज्ड वेव। ऐसी वेव को उसका पाथ जो है, टिप का पाथ फिक्स नहीं है, वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम कहेंगे अनपोलराइज्ड वेव। इसे हम कहेंगे अनपोलराइज्ड वेव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा पोलराइज्ड वेव क्या होती है और अनपोलराइज्ड वेव क्या होती है। अगर हमको पोलराइज्ड वेव को रिप्रेजेंट करना है, अगर हमको पोलराइज्ड वेव को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हमको पोलराइज्ड वेव को रिप्रेजेंट करना है तो हम या तो जो ऑसिलेशन है वो इस प्लेन के पैरेलल शो करेंगे, है ना, तो ये है पोलराइज्ड वेव, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, या फिर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, या फिर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, तो ऑसिलेशन ऐसे परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर हमको 3D में यहाँ पर समझना पड़ेगा, पर इस परपेंडिकुलर को हम एक्चुअल में डॉट की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉट की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ डॉट का यूज़ करेंगे, है ना। ये डॉट जो है वो क्या बता रहा है कि ऑसिलेशन जो है परपेंडिकुलर है। ओके, तो दो तरीके से हम यहाँ पर प्लेन पोलराइज वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें या तो पैरेलल कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। ओके, अगर हमको अनपोलराइज वेव को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसमें दोनों कंपोनेंट रखेंगे, उसमें प्लेन, जो इस प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट है वो भी प्रेजेंट होंगे, और
उसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होंगे? परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी प्रेजेंट होंगे। ये जो यहाँ पर हम अभी डॉट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो डॉट की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अनपोलराइज वेव को हम कह सकते हैं दिस इज अनपोलराइज वेव कंटेनिंग, आप लिख सकते हैं कंटेनिंग बोथ कंपोनेंट, बोथ कंपोनेंट। ओके, दोनों कंपोनेंट होते हैं प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द प्लेन। दोनों कंपोनेंट उसके पास प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी वेव को हम क्या कहेंगे? अनपोलराइज वेव। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। हम अलग अलग टाइप की पोलराइज वेव की बात करेंगे, जैसे कि अगर हम लीनियरली पोलराइज वेव की बात करें, अगर हम लीनियरली पोलराइज वेव की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक लाइन पर मूव करेगी, एक लाइन पे मूव करेगी। लीनियरली पोलराइज्ड वेव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट इज लिमिटेड टू अ सिंगल प्लेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ओके, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेन में ही मूव कर सकती है ना, जैसे ऐसा। तो ये जो कैटेगरी है इसे हम कहेंगे लीनियरली पोलराइज वेव। सेकंड कैटेगरी है हमारे पास में सर्कुलर पोलराइज वेव। ओके, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट कंसिडर करें, है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो z डायरेक्शन में मूव कर रही है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट x कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट y कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, ओके। और इन दोनों कंपोनेंट के बीच में अगर π/2 का फेज डिफरेंस होता है तो वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है अगर दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल है तो। दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो अगर π/2 है और दोनों का एम्पलीट्यूड अगर इक्वल है तो ऐसा जो वेव है वो सर्कुलरली पोलराइज होगी, उसका जो पाथ होगा वो ऐसा सर्कल होगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं देयर आर टू लीनियर कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइट दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट देयर एम्पलीट्यूड आर इक्वल। ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। बट द फेज डिफरेंस इज π/2। द प्रोपगेशन ऑफ occurring electric field will be circular motion. This type of polarization is called circular polarization. ओके, तो हमने यहाँ पर सर्कुलर पोलराइजेशन देखा। ये सारी चीज़ें पढ़ना इसलिए ज़रूरी क्योंकि कभी कभी इससे डायरेक्टली क्वेश्चन हम समझ सकते हैं। पर यहीं अगर दोनों कंपोनेंट के बीच में, है ना, जैसे हमने प्रोपोगेशन का डायरेक्शन z है और इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट भी है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, पर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है पर इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड a कंसिडर किया और इसका मैग्नीट्यूड b कंसिडर किया तो ये इलेप्टिकल पाथ पर मूव करेगी। कैसे मूव करेगी? इलेप्टिकल पाथ पे मूव करेगी और इस टाइप के पोलराइजेशन को हम कहेंगे इलेप्टिकल पोलराइजेशन। क्या कहेंगे? इलेप्टिकल पोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोनेंट इक्वल नहीं है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल नहीं है। फेज तो 90 डिग्री है पर कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल नहीं है, तो ऐसी वेव को हम कहेंगे इलेप्टिकली पोलराइज वेव। तो हमने यहाँ पे तीन कैटेगरी देखी पोलराइजेशन के, लीनियरली पोलराइज, सर्कुलरली पोलराइज एंड इलेप्टिकली पोलराइज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है कि हम पोलराइजेशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मेथड हम यूज कर सकते हैं किसी भी लाइट को पोलराइज करने के लिए। अनपोलराइज लाइट को कैसे हम पोलराइज में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो पहला मेथड है ट्रांसमिशन के थ्रू। मतलब हमारे पास में मीडियम होगा, कुछ पोलराइड्स होंगे, उसमें से जब हम लाइट को पास करते हैं तो वो पोलराइज्ड हो जाती है, लीनियरली पोलराइज्ड हो जाती है, प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास में है पोलराइजेशन बाय ट्रांसमिशन। दूसरा कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास में है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग और फोर्थ कॉन्सेप्ट है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन।
ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं पोलराइजेशन बाय ट्रांसमिशन। ओके, तो पोलराइजेशन बाय ट्रांसमिशन में हमारे पास में कुछ मीडियम होंगे, कुछ स्पेशली डिज़ाइन मीडियम होंगे, और उस मीडियम में एक पास एक्सिस होगी या ट्रांसमिशन एक्सिस हम कह सकते हैं। ठीक है ना, इस एक्सिस, उसमें एक पास एक्सिस होगी जिसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन एक्सिस या फिर पास एक्सिस। ओके, पास एक्सिस। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स का इंटरनल अरेंजमेंट है, जो अंदर क्लाउड बन रहा है, जो क्रिस्टल बन रहा है, उनका इंटरनल अरेंजमेंट ऐसा है कि वहाँ से वेव जब पास होती है तो वो पोलराइज्ड हो जाती है ना। बाकी दूसरे कंपोनेंट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे हम एक एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक विंडो है। ओके, अगर हमारे पास में एक विंडो है, ठीक है, और इस विंडो में हमने ऐसा रेलिंग लगा रखा है, रॉड्स लगा रखी है, ये विंडो है। ओके, अब इस विंडो से हमने एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया है, एक स्ट्रिंग हमने इस विंडो के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है। ओके, और यहाँ से हम पल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो पल्स जो है, वो पल्स जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। ओके, तो डेफिनेटली ये जो वाइब्रेशन है ये आगे ट्रांसमिट होंगे, पर यही वाइब्रेशन अगर परपेंडिकुलर होते, यही वाइब्रेशन अगर परपेंडिकुलर होते तो आगे ट्रांसमिशन नहीं होता, आगे ट्रांसमिशन रुक जाता। मतलब अगर इस पास एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट प्रेजेंट है तो वो पास हो जाएंगे, वो ट्रांसमिट हो जाएंगे, पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है या किसी दूसरी डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो पास नहीं होंगे, है ना। जैसे कि अगर हमने इसके थ्रू एक अनपोलराइज्ड लाइट पास की, तो अनपोलराइज्ड लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जिसमें रैंडमली हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन है ना, हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन है रैंडमली। ओके, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, ये है अनपोलराइज्ड लाइट। पर जब ये इस पोलराइड से पास होगी, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पोलराइड। जब इस पोलराइड से, जो कि हमारे सिलेबस में है ना पोलराइड, पोलराइड से पास होगी तो इसमें केवल पैरेलल कंपोनेंट ही बचेंगे, जो पास एक्सिस के पैरेलल है वही कंपोनेंट बचेंगे। ठीक है, तो ये जो वेव होगी ये प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? प्लेन पोलराइज्ड। ओके, सो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन बाय ट्रांसमिशन। ओके, आपका असाइनमेंट, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको लिखते हैं कि अगर हमको ऐसे मीडियम को देखना है तो आपको इनके एग्जाम्पल देना है, पोलराइड्स के एग्जाम्पल देना है, किस टाइप के मटेरियल है जो पोलराइजर की तरह बिहेव करते हैं। तो पोलराइड्स की कैटेगरी आपको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहला कैटेगरी हमने देखा ट्रांसमिशन बाय पोलराइजेशन। यहाँ पर पास एक्सेस का कॉन्सेप्ट हमने देखा, हमने देखा कि कैसे उसे एक्सेस पास होती है तो पोलराइज हो जाती है। यहाँ पर इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो पोलराइजेशन बाय ट्रांसमिशन रिलाई on the polarizing medium or the material which selectively transmit the electric field component ओके ऑफ लाइट, वो एक पर्टिकुलर सिलेक्टिव कंपोनेंट को ही ट्रांसमिट करेगी। द पोलराइजिंग मीडियम आर ट्रांसमिटेड वन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल एब्जॉर्बिंग और रिफ्लेक्टिंग द अदर कंपोनेंट। ओके, एंड देयर बाय दे प्रोड्यूसिंग द पोलराइज्ड लाइट। तो इस तरीके से वो पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करेगी। ओके, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मेलस। ओके, जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ मेलस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में एक पोलराइड है। ओके, और इस पोलराइड से जिसका ये पास एक्सिस, ओके, ये उसका पास एक्सिस है, और इस पास एक्सिस, इस लाइट इससे पास हो रही है। ओके, तो डेफिनेटली जो अनपोलराइज लाइट है, यहाँ से हम अनपोलराइज लाइट को ट्रांसमिट करवा रहे हैं, ये अनपोलराइज लाइट है। ओके, अनपोलराइज लाइट है, ये कौन सा लाइट है? अनपोलराइज्ड। जब इससे ये लाइट पास होगी, इससे लाइट जब पास होगी तो ये पोलराइज्ड हो जाएगी, मतलब इसमें इस पास एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बचेंगे।
ओके, तो ये हो गई पोलराइज्ड। ओके, अगर इधर हम इंटेंसिटी आई आई नॉट, इधर जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आई नॉट जो होगी वो हाफ होगी। कितना होगा? हाफ होगी। जब भी वो अनपोलराइज किसी पोलराइड से ट्रांसमिट होगी तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। इसे थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? हाफ हो जाएगी। तो अगर इधर टू नॉट इंटेंसिटी है तो इधर इंटेंसिटी आई नॉट हो जाएगी। ओके, इसके आगे जो इसका वर्टिकल पास एक्सिस था, उस वर्टिकल पास एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल पर हम दूसरा पोलराइजर रख देते हैं, ये थीटा एंगल पर हमने दूसरा पोलराइड रखा, दिख रहा है ना आपको? तो दूसरा पोलराइड रखा जिसकी पास एक्सिस इस पहले वाले की पास एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी वो होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। कितना होगा? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मेलस। उसको हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ मेलस लॉ। ओके, जब भी हम पोलराइजर से लाइट पास करेंगे और दोनों पोलराइजर के बीच का जो पास एक्सिस है उनके बीच में अगर थीटा एंगल है तो जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी वो होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हम सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसका डेरिवेशनल पार्ट देखें तो हम सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है आई नॉट, वो वर्टिकल है। और इसका अगर हम कंपोनेंट देखें थीटा एंगल पर तो उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ई नॉट कॉस थीटा। ओके, मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी ई नॉट स्क्वायर के। ओके, और यहाँ पर इंटेंसिटी जो प्रोपोर्शनल होगी वो ई नॉट के प्रोपोर्शनल होगी। किसके प्रोपोर्शनल होगी? ई नॉट कॉस थीटा होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ओके, मतलब आई इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं आई नॉट, क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ इस आई नॉट को हम लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ई नॉट स्क्वायर, ऐसा लिख दिया हमने। पर जो ट्रांसमिटेड होगी उसको हम क्या लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू के इंटू ई नॉट कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के इंटू ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो आई इज इक्वल टू हमको क्या मिला? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम आई नॉट लिख सकते हैं। तो ये हो गया आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है। ओके, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मेलस। इसका डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं लॉ ऑफ मेलस का डेफिनेशन स्टेट दैट the intensity of the transmitted polarized light I is proportional to the square of cosine of angle theta between the polarization axis of filter and the electric field vector of incident light. Okay, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इंटेंसिटी आई होगा वो कितना होगा? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मेलस। ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हम लॉ ऑफ मेलस को समझ चुके हैं, डेरिवेशन देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ओके, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन सेकंड कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमने एक मीडियम लिया है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा है। ओके, है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एयर हम समझ रहे हैं, है ना, एयर से किसी मीडियम ईटा में लाइट ट्रांसमिट हो रही है। ओके, और ये है नॉर्मल। ठीक है, ये कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ट्रांसमिटेड मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? ईटा है। अब यहाँ पर अगर एक लाइट रे इंसिडेंट हम करवाते हैं, ओके, इंसिडेंट करवाते हैं, और ये है अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब इसमें दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है।
मतलब इसमें दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है। कौन सा लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, जिसमें दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है, पैरेलल कंपोनेंट भी प्रेजेंट है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। हमको पता है अनपोलराइज्ड लाइट कैसी होती है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट थी जो आई एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। ओके, यहाँ पर आई एंगल पर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। ओके, आई एंगल पर इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पर ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ओके, अनपोलराइज्ड लाइट है, मतलब इसमें दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है। इसमें पैरेलल कंपोनेंट भी प्रेजेंट है और परपेंडिकुलर, ये जो डॉट बना रहे हैं ना हम, ये डॉट क्या है? ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ओके, और जो एरो हम बना रहे हैं, वो एरो जो बना रहे हैं वो प्लेन कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट है। ये डॉट जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पर इस लाइट का कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये है रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, मतलब ये है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब कंडीशन ये है कि अगर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कंडीशन क्या है? अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी और उसमें केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो हमको समझना है। जिसमें हम क्या समझ रहे हैं? जिसमें हम समझ रहे हैं कि इफ रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो देन रिफ्लेक्टेड रे, ये लिख सकते हैं आप बिल्कुल, देन रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। ओके, कंप्लीटली पोलराइज्ड। समझे आप बात को? और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो पार्शियली पोलराइज होगी, जिसमें दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। पार्शियली पोलराइज, ये कैसी होगी? पार्शियली पोलराइज्ड। पोलराइज्ड। ओके, ये होगी पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है। क्योंकि यहां पर ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, इस प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट है, वो एज अ रिफ्लेक्शन ट्रांसमिट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि प्रोपगेशन में हमेशा ट्रांसमिटेड वेव में ये जो कंपोनेंट होंगे, जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे, वो इस डायरेक्शन के पैरेलल हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल वेव है ना। तो वो वाइब्रेशन उधर पहुंचेंगे नहीं। कौन से वाइब्रेशन पहुंचेंगे? जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, जो उस डायरेक्शन के वाइब्रेशन है, वो उधर जाएंगे नहीं। रिफ्लेक्टेड वे में वो वाइब्रेशन नहीं पहुंचेंगे। वाइब्रेशन कौन से पहुंचेंगे? जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है वही पहुंच पाएंगे। ओके, इसलिए इस कंडीशन पे, ये पर्टिकुलर कंडीशन है जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो रिफ्लेक्टेड होगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। और यहाँ पे जिस एंगल पर वो इंसिडेंट होती है, उस एंगल को हम कहते हैं ब्रूस्टर एंगल। क्या कहते हैं? ब्रूस्टर एंगल। जिस एंगल पर वो पर्टिकुलर एंगल जब reflected ray completely polarized and reflected ray are perpendicular to each other. ओके, तो हम इसका डेरिवेशन यहां पर देख सकते हैं। सॉरी, इसका डेरिवेशन हम यहां पर देख सकते हैं कि अगर हमको ब्रूस्टर एंगल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। ब्लू कलर हम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आई बी इज इक्वल टू ये एंगल भी आई बी होगा। ओके, और ये एंगल कितना होगा? आर होगा। और अगर हम तीनों का एडिशन करें, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा है, अगर हम तीनों का एडिशन करें मतलब आई बी प्लस 90 डिग्री प्लस आर
तो होगा हमारे पास 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब आर का वैल्यू जो होगा वो होगा 90 माइनस आई बी। कितना होगा? 90 माइनस आई बी। अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं कि साइन आई बी इज इक्वल टू ईटा इंटू साइन आर, और साइन आर का वैल्यू कितना होगा? आर का वैल्यू कितना है? 90 माइनस आई बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आई बी, इट विल बिकम कॉस। ओके, तो ये हो जाएगा 10 आई बी इक्वल टू ईटा। क्या हो जाएगा? ये कॉस हो जाएगा, इट विल बिकम कॉस, एंड साइन डिवाइडेड बाय कॉस इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास में ब्रूस्टर एंगल का फॉर्मूला आया 10 IB. This IB is for Brewster angle is equal to eta, that is the relative refractive index. This is eta 1 and this is eta 2. Okay, so this is eta 2 divided by eta 1, relative refractive index. Okay, तो IB का वैल्यू हमारे पास में होगा यहाँ पर साइन इनवर्स eta 2 divided by eta 1. Okay, sorry, 10 inverse eta 2 divided by eta 1, that is the ब्रूस्टर एंगल। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ इस लेक्चर में अभी तक क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि पोलराइजेशन के हमारे पास में दो मेथड है, एक तो पोलराइड्स के थ्रू और एक रिफ्लेक्शन के थ्रू। और इन दो फार्मूले पे बेस इस चैप्टर से, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे अगर हम आए हुए क्वेश्चंस की बात करें, हमारे पास में PYQ अवेलेबल है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, ये 2024 के क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी, है ना। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। व्हेन द पोलराइज्ड शीट इज रोटेट बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड्स, देन द ट्रांसमिटेड लाइट इंसिडेंट विल बी मैक्सिमम फॉर द रोटेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो